नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स 5 ईयर्स कोर्स के एग्ज़ाम्स चलने को हैं और हम लगातार बात करें 3 ईयर्स 5 ईयर्स कोर्स में आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। हमने बात करी है LLB ऑनर्स कोर्स में फर्स्ट ईयर में जो आपका पहला पेपर है पॉलिटिकल साइंस, उसको लेकर के। और आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड पेपर, और जो मुझे लगता है, मुझे मेरा निजी अनुभव भी रहा है और खुद का इससे जूझने का भी और लोगों से बात करके भी तो पता चला कि जो सबसे क्लिष्ट कठिन पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का आपका इकोनॉमिक्स का, उसकी बात हम करने वाले हैं आज। वो बात अच्छी है कि आप में से बहुत लोगों को ये पेपर आसान लगता हो। इकोनॉमिक्स का जो आपका 4 यूनिट का पूरा सिलेबस है उसको लेकर के बात करेंगे कि 10 उसमें से जो बड़े टॉपिक्स हैं वो आपके लिए क्या होने वाले हैं, कहाँ से उम्मीद है कि सवाल आपको मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स में आपके पास जो 4 यूनिट की स्कीम है उसमें जो पहला सवाल अगर देखते हैं तो इन्फ्लेशन को लेकर के सवाल पूछे जाने की उम्मीद है कि इन्फ्लेशनरी डायनामिक्स जो है, मुद्रास्फीति क्या है। इन्फ्लेशन जब हम पढ़ते हैं और उसमें उसके अंदर एक सवाल जोड़ करके पूछा जा सकता है कि मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक टर्म है, उसको आप कायदे से पढ़ करके आइएगा। इन्फ्लेशन को देखिएगा, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर जाने का नीचे जाने का मतलब क्या होता है, क्या स्थिर रहना जरूरी है, क्या स्थिर रहना फ़ायदेमंद है, या ऊपर रहना या नीचे रहना फ़ायदेमंद है। इस प्रकार का एक सवाल इन्फ्लेशनरी डायनामिक्स का आता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, इंडिया में जो पॉवर्टी की कॉजेज़ हैं, भारत में गरीबी के जो कारण हैं, गरीबी के पीछे के जो कारण हैं वो, और जो गवर्नमेंट के द्वारा मीजर्स हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया गया है, सरकारी जो प्रयास किए जा रहे हैं गरीबी को हटाने के, गरीबों को हटाने के, नहीं गरीबी को हटाने के, टू इरेडिकेट पॉवर्टी। और इंडिया में जो कॉजेज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, भारत में बेरोजगारी के कारण, तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है। तो भारत में गरीबी के कारण क्या है और उसको लेकर के सरकार कितनी प्रयासरत है, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ क्या है। उसके बाद जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कीन्स ने किया है, तो कीन्सियन फ्रेमवर्क को भी पढ़ लीजिएगा कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो डिटर्मिनेशन है, जो आय का और रोजगार का अभिनिर्धारण कीन्स के द्वारा किया गया है, वो कैसे किया गया है, कैसे उन्होंने किया। पावर्टी, जब आप पावर्टी देख रहे हो तो उस समय आप पावर्टी लाइन को भी पढ़ लीजिएगा कि पावर्टी लाइन का मतलब क्या होता है, कब उसको पावर्टी लाइन की उसको ऊपर नीचे कब किया जा सकता है। अगला जो सवाल है क्रेडिट कंट्रोल को लेकर के सवाल है, साख नियंत्रण इसको बोलते हैं। क्रेडिट कंट्रोल का जो तरीका है वो क्या क्या है, कैसे ये माना जाता है, कब ये माना जाता है कि अब लोगों के पास अच्छा खासा धन हो चुका है, मार्केट में अच्छा खासा धन है, तो उसको खींच के वापस लाया जाए, कैसे क्रेडिट को कंट्रोल किया जाए, कैसे ये माना जाता है कि लोगों के पास अब मुद्रा की कमी है तो कैसे बाजार में पैसे को वापस भेजा जाए। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मीनिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका जो लक्ष्य है वो क्या है, और साथ ही साथ उसकी इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है। और जब मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कंट्रोल पढ़ना होता है, वो पढ़ करके आइएगा। जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी लेजिस्लेशंस हैं, वेरियस हैं, ढेर सारे हैं, वहाँ वो क्या क्या हैं उनको आप पढ़ करके आइए। और उसमें आप जैसे मनरेगा का रोल आप पढ़ सकते हैं कि मनरेगा के द्वारा जो मनरेगा भी एक पॉलिसी लेजिस्लेशन है, इकोनॉमिक पॉलिसी लेजिस्लेशन है। मनरेगा का उद्देश्य क्या था और कैसे मनरेगा के द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया, कैसे लोगों को 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई, कैसे लोगों को प्रयास किया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात है वो कम हो। इस प्रकार के सवाल। और जब हम ये पढ़ रहे हैं तो वो भी याद आता है तो बताते हैं। उसके बाद आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर ध्यान देना है। इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस, उसकी जो थ्योरी है, उसकी जो पॉलिसी है, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप 5-6 पॉइंट्स पर उसको अंतर उसको तैयार करके आइए कि उन दोनों में अंतर क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड वाली पूरी बात पढ़ करके आइएगा, और जो इंटरनेशनल ट्रेड से गेन्स हैं वो क्या हैं वो देखिएगा। उसके बाद जब वेरियस इकोनॉमिक जो पॉलिसी लेजिस्लेशन वाली बात कर रहे थे, उसमें आप फिस्कल पॉलिसी को जो विद स्पेशल रेफरेंस टू अनडेवलप्ड कंट्रीज़, जो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो कैसे जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, हम जैसे देश जो हैं, उनको लेकर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, वो पढ़ करके आइएगा। नेशनल इनकम के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जीएनपी है, एनएनपी है, जीडीपी है, तो जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, इन तीनों के फॉर्मूले आप पढ़ करके आइएगा। कई बार फॉर्मूले को लेकर के थोड़ी सी शंका हो जाती है, वो नीचे की चीज़ ऊपर लिख करके ऊपर की चीज़ नीचे लिख जाती है। तो प्रयास करिएगा कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे कि जीएनपी, एनएनपी और जीडीपी में अंतर क्या होता है, और जीएनपी, एनएनपी और जीडीपी को काउंट करने का, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या क्या है।
तो वो बेसिक कंसेप्ट में आ जाएगा, नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट आपको आप कर ले जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो जो इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर और फीचर और रूरल डेवलपमेंट जो 5 ईयर प्लान्स के थ्रू होता है, जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाने का प्रयास किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, वो किस प्रकार से सफल हुआ है कि नहीं सफल हुआ है। कई बार एक निबंध जैसा सवाल आता है कि क्या पंचवर्षीय योजनाएं सरकार द्वारा विहित लक्ष्यों को पूरा करने में सफल हुई हैं। क्या जिन पंचवर्षीय योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य था बेरोजगारी खत्म करना, गरीबी को ख़त्म करना, लोगों को रोज़गार मुहैया कराना, तो क्या 5 ईयर प्लान उसको लेकर के सफल हुए हैं। या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आज की डेट में कौन सी ऐसी व्यवस्था है, आज की डेट में कौन सा ऐसा उपक्रम है जहाँ से ये पॉलिसी लेजिस्लेशन किए जा रहे हैं और वो सफल हो रहे हैं। अगर ये सफल नहीं है तो कौन से सफल है, इस प्रकार के सवाल। और एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करना लाजमी है। तो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंजेज हैं वो क्या क्या हैं, जो कृषि क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं किसानों के सामने वो क्या क्या हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके फीचर्स पढ़ते हैं और स्टेप्स पढ़ते हैं रूरल डेवलपमेंट में, तो जब स्टेप्स पढ़ते हैं रूरल डेवलपमेंट में तो आपको वहाँ पर आपको पता चलता है कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, जो कृषि उत्पादक लोग हैं, किसान हैं, उनके लिए बहुत काम किया जा रहा है। तो वहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम किया जा रहा है उसमें क्या समस्या आ रही है, वहाँ पर चैलेंजेज क्या क्या है, इस प्रकार के सवाल। यूनियन बजट का स्ट्रक्चर, यूनियन बजट के स्ट्रक्चर को लेकर के सवाल खूब पूछा गया है, उम्मीद है कि इस बार भी आएगा। और जो इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं, अंतिम मैं कहूँ तो इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF है, IWTO है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, इनकी क्या भूमिका रहती है, कैसे किसको लोन देते हैं। हमको भी लोन दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा लोन दिया हुआ है। तो कैसे ये लोन देते हैं, किन आधारों पर लोन देते हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोन देते हैं। क्या IMF आपको इन सारी चीज़ों के लिए लोन देता है, आपके रूरल डेवलपमेंट, आपके पॉवर्टी को हटाने के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था को सही करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए लोन दिया जा सकता है, इस प्रकार के सवाल। और RBI को भी पढ़ लीजिएगा, अगर समय मिले तो RBI को पढ़ लीजिएगा और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में तुलना कर लीजिएगा कि मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है। जब आप RBI पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है, आप जब कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तो सेबी के बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी हो जाता है, तो सेबी के बारे में थोड़ा सा देखा जा सकता है। तो शुरू से अगर देखें तो इन्फ्लेशन के बारे में आपको पढ़ करके आना है, जो इन्फ्लेशनरी डायनामिक्स है उसको आप कायदे से तैयार करके आइए। और स्टैगफ्लेशन, मीनिंग और कॉजेज जो है स्टैगफ्लेशन के वो देखिए। कीन्स ने इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे किया है, तो कीन्स का लॉ देख करके आइए। पावर्टी के बारे में आप देखिए कि कॉजेज ऑफ पावर्टी इन इंडिया क्या है, और जो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने टेक किए टू इरेडिकेट पावर्टी वो पढ़ करके आइए। एम्प्लॉयमेंट के जो कॉजेज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के जो कॉजेज़ क्या हैं, पावर्टी लाइन कैसे तय की गई है, पावर्टी लाइन की व्यवस्था क्या है। और जब मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़ते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए क्रेडिट कंट्रोल बहुत जरूरी हो जाता है, वो पढ़ करके आइए। और क्रेडिट कंट्रोल, जब आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ फिस्कल पॉलिसी भी आपका टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, उसको भी देखिए। और फिस्कल पॉलिसी जब आप पढ़िए तो केवल जो स्पेशल रेफरेंस दीजिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को, जो विकासशील देश हैं, जो भी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकासोन्मुख हैं, उन देशों के लिए फिस्कल पॉलिसी में क्या विशेष होना चाहिए और क्या विशेष होता रहा है, हमारे यहाँ क्या विशेष रहा है। पॉलिसी लेजिस्लेशन जो है, इकोनॉमिक्स के जो पॉलिसी लेजिस्लेशन है वेरियस, वो क्या क्या है, और वहाँ पर आप मनरेगा के रोल को कायदे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर पूछा जा रहा है नहीं तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं पूछा जा रहा है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स पॉलिसी लेजिस्लेशन है। फिर आप इंटरनेशनल ट्रेड पर आते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो थ्योरी है, उसकी जो पॉलिसी है, और जो गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड है उसको कायदे से पढ़िए, और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में अंतर करके आइए। बेसिक कंसेप्ट जो नेशनल इनकम के हैं, मैंने बताया कि आप फॉर्मूले जो है उनको कायदे से तैयार करके आइए, फॉर्मूले में कंफ्यूज मत करिएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, इस प्रकार के सवाल आते हैं। RBI का फंक्शन आप अगर पढ़ रहे हैं तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट तक बढ़ करके जाइएगा, उसको भी, उन दोनों का अंतर भी देखिएगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है और जो फीचर्स हैं, और जो रूरल डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान्स की जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में क्या आपकी राय है, उसको देखिएगा। और जब आप रूरल डेवलपमेंट देख रहे हैं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर जो चैलेंजेस राइज हो रहे हैं वो क्या उत्पन्न हो रहे हैं, कृषि क्षेत्र है उनके समक्ष क्या चुनौतियाँ उपस्थित हो रही हैं। उसके बाद यूनियन बजट का स्ट्रक्चर आप देखिए, और IMF WTO इन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मुद्रा की व्यवस्था करते हैं अन्य देशों के लिए, उनकी बात करिए। तो उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स का आपका पेपर आप इतना पढ़ करके आ रहे हैं। खैर मैंने ज़्यादा बता भी दिया है मुझे भी लग रहा है अब,
लेकिन आप प्रयास करिए कि इनमें से कम 7-8 टॉपिक्स को पढ़ करके आइए, तो वहाँ से उम्मीद है कि आपको ढेर सारे सवाल, एनफ सवाल आपको मिल जाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को इकोनॉमिक्स के आपके पेपर के लिए। आपका जो भी अगला पेपर होगा उसको लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।